हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपी इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका ही एक पार्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया और यू कैन से द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग फोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेली लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फोर्स से। फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि अगर हम इसे सिंपली डिफाइन करें तो द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज पुश और पुल। क्लास 8 क्लास 9 इन दोनों में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है और यही एक बेसिक सी डेफिनेशन इसकी हम देते हुए आए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको फोर्स के बारे में ध्यान रखनी है, दैट इज फोर्स ऑलवेज कम्स इनटू एक्शन व्हेनेवर देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन नहीं है तो कभी भी फोर्स नहीं लग सकता। फोर्स को लगने के लिए इंटरैक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो गर्ल्स हैं, दोनों खेल रही हैं, खेलते हुए अगर एक लड़की ने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ के खींचा तो क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किया तभी वहां पे पुश और पुल का फिनोमेना आया एंड दैट इज फोर्स। कोई एक टॉय कार खड़ी है, आपने उसको पुश किया या फिर उसको पुल किया, तो जब बॉय और कार के बीच में इंटरैक्शन हुआ तभी ही वहां पे फोर्स केम इनटू द एक्शन, अदरवाइज फोर्स नहीं लगता है, इंटरैक्शन होने पर ही फोर्स लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऑन अप्लाइंग द फोर्स हम इसको मोशन में लेके आ सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी फोर्स अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स रिवाइज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। लिख लेते हैं इनको, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सबसे पहला इफेक्ट क्या है हमारे पास में, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर हम उसे मोशन में लेकर आना चाहते हैं तो फोर्स अप्लाई करके ये पॉसिबल है। सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन से हम उसे रेस्ट में लेकर आना चाहते हैं तो ऑन अप्लाइंग द फोर्स दिस कैन ऑल्सो हैपन। थर्ड, वी कैन चेंज द शेप एंड साइज, चेंज द शेप एंड size of the object by applying the force. The fourth one is the direction can also be changed on applying the force. So these can be done by applying the force and these are known as the effects of force. Now let's talk about the types of forces. टाइप ऑफ फोर्सेस में हमारे पास में दो टाइप है फोर्सेस के। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स तब आता है जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, दीज ऑल आर दी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तो ये वो है जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैग्नेट्स। मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो हमारे पास में टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी हैव फर्स्ट वन दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, and the other one that is non-contact force. The other one is non-contact force. Contact force को अगर फर्दर हम यहाँ पे देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट है the frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी हम लोग इस वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। देन द सेकेंड वी हैव मस्क्यूलर फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स, and the third one we have viscous force or you can say the air resistance also there. Viscous force, air resistance, these are the contact resistance. These are the contact forces.
अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे पास में आ जाएगा सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। द सेकंड वन वी have electrostatic force, electrostatic force. The third one is gravitational force, gravitational force. So these are the some types of forces. इन टाइप्स के अलावा हमने क्लास 9th में एक और चीज पढ़ी थी, दैट वाज बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो हम एक बार उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। वन वी हैव द बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्सेस से हमारा मतलब होता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 के बराबर है तो हम बोलते हैं कि ये कैसे फोर्सेस हैं, दीज आर बैलेंस्ड फोर्सेस। कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? फॉर एग्जांपल एक कोई टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक मोबाइल रखा हुआ है। अब उस मोबाइल पे नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और जो वो चेयर है वो उस मोबाइल पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है। साइड से एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है, इधर की तरफ से भी एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है। तो जो मोबाइल हमने यहाँ पे ले रखा है उस मोबाइल पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो उसके ही इक्वल एंड ऑपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की वजह से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही इधर भी लग रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अभी इस मोबाइल पे लगने वाले जो भी फोर्सेस हैं उनको हम कहेंगे दीज आर दी बैलेंस्ड फोर्सेस, ये बैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएंगे। Then there comes unbalanced forces. Unbalanced forces से हमारा क्या मतलब है? For example, this pen is there with me in my hand. अब अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। नीचे इसलिए गिरेगा क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा हो गया और जो ऊपर लगने वाला फोर्स है वो इसको यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। साइड वाले जो फोर्सेस हैं वो अभी भी सेम ही लग रहे हैं लेकिन क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा हो गया तो ये नीचे गिर गया। तो जब भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं तभी ही हमें इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस दिखाई देंगे, अदरवाइज हमें इफेक्ट ऑफ फोर्सेस दिखाई नहीं देते। मतलब अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तभी हम किसी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसको मोशन में लेकर आ पाएंगे। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तभी ही चलती हुई गाड़ी को हम लोग रोक पाएंगे या चलते हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग रोक पाएंगे, हम उसका डायरेक्शन बदल पाएंगे, हम उसके शेप या साइज को चेंज कर पाएंगे। All these can be done with the help of unbalanced forces। तो एक बैलेंस्ड फोर्स होता है, एक हमारे पास है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब हम एक बार क्विकली फोर्स की यूनिट्स वगैरह इनकी भी बात कर लेते हैं। जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सलरेशन। यहां से जो फोर्स की यूनिट आती है डिराइव्ड यूनिट, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन जो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है वो क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो दैट इज डी वाई एन ई। ठीक है, अगर न्यूटन और डी वाई एन ई में तुम्हें एक रिलेशन देखना है तो रिलेशन क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डी वाई एन ई, ये हमारे पास में आता है। वहीं एक और इसकी यूनिट होती है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी वेट। हम केजी वेट भी लिख देते हैं और केजी फोर्स भी लिख देते हैं। तो केजी फोर्स एंड केजी वेट, दीज आर दी प्रैक्टिकल और यू कैन से द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो दीज आर सम यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे एक इसको लिख लेते हैं। दिस इज डिराइव्ड यूनिट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, द रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड डिराइव्ड यूनिट। देन वी हैव द प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट के बाद में आता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का? यहां से देखो, दिस इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो दिस विल बी मास, लेंथ और टाइम का स्क्वायर। तो दिस विल बी ml t माइनस
2. This will be the dimensional formula of force. अगर कोई तुमसे कहे कि 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करो, तो 1 न्यूटन फोर्स कब मिलेगा हमें? अगर 1 kg मास है और वो कितने से कितना एक्सलरेशन है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो अगर 1 kg मास का एक्सलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो वहां पे फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स अबाउट द फोर्स। अब हम आ जाते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल फैलेसी। एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे या फिर आप कहो एजुकेटर थे, जो एक चर्च में पढ़ाते थे। एरिस्टोटल ने बहुत सारी थ्योरीज दी। उन थ्योरी में से उन्होंने एक थ्योरी दी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें मोशन में रखना है तो हमें उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। अगर आप उसे स्टेटमेंट में लिखे तो यू कैन से एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, अगर मैं इस पेन को ऐसे मोशन में रखना चाहती हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ही जाके ये मोशन में रहेगा, अदरवाइज ये रेस्ट में आ जाएगा। ऐसा एरिस्टोटल ने कहा, ठीक है। दिस वाज द एरिस्टोटल्स स्टेटमेंट। अब एरिस्टोटल ने बहुत सारी बातें कही थी, या फिर आप कहें कि जो उस टाइम में जितने भी चर्च के एजुकेटर्स थे वो बहुत सारी बातें कहते थे। तभी उसी टाइम में एक गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे, गैलीलियो गैलीली जिसे हम कहते हैं, उन्होंने, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे फिजिक्स में। अगर हम काइनेमैटिक्स की बात करें तो गैलीलियो ने फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट दिया था। फ्री फॉल में उन्होंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में गिरता है, और इसको उन्होंने पीसा की मीनार पे जाके अपने स्टूडेंट के साथ प्रूव भी किया कि अगर वैक्यूम है, देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरेगा तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में गिरता है। तो अगर तुम एक बड़ा सा पत्थर और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, उन दोनों को नीचे गिराओगे तो दोनों एक साथ जमीन पे आएंगे, इफ ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन देम, नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम। इसका मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट्स नीचे आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जुपिटर के जो मून है उनकी भी डिस्कवरी की थी। तो जुपिटर के मून्स का भी जो क्रेडिट है वो हम गैलीलियो को ही देते हैं। देन इफ वी कम टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उनमें जो फर्स्ट लॉ है उसको गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में बताया। फिर न्यूटन ने उनको बहुत अच्छे से रिफाइन किया और उस चीज को हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, उनकी बात करी। गैलीलियो ने मैथ्स का यूटिलाइजेशन किया फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाने में। तो गैलीलियो का बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में। लेकिन क्योंकि उस टाइम में जितनी भी एजुकेशन थी वो चर्च के थ्रू हो रही थी, चर्च के जो एजुकेटर्स थे, जो पॉप हुआ करते थे, वही ये सारी बातें बताते थे। तो गैलीलियो की जो भी डिस्कवरीज थी वो उनसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। जैसे कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसके बारे में गैलीलियो ने कोपरनिकस का साथ दिया था, दैट वाज द थ्योरी ऑफ हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी हम जिसे कहते हैं। पुराने जमाने में ये माना जाता था कि अर्थ इज एट द सेंटर एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, एंड दैट इज नोन एज द जियोसेंट्रिक थ्योरी। लेकिन जब कोपरनिकस ने काम करना शुरू किया तो कोपरनिकस ने देखा कि जो भी उनकी आउटकमिंग्स आ रही है, जो भी उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सेंटर में अर्थ नहीं है, सेंटर में सूरज है, सन है, और बाकी के सारे प्लैनेट्स उस सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी है जिसमें अर्थ सेंटर में है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में सन वाज इन द सेंटर। कोपरनिकस ने एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की जिसमें उन्होंने गैलीलियो को भी इनविटेशन दिया। गैलीलियो खुद नहीं गए उसमें, बट उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भेजा। जब स्टूडेंट्स वहां से वापस आए और गैलीलियो ने पूछा कि आपने जो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी उसके हिसाब से आपका क्या मत है, तो उनके स्टूडेंट्स ने कहा हमारे अकॉर्डिंग टू हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो सही है, उसके काफी ज्यादा कन्विंसिंग रिजल्ट्स कोपरनिकस ने बताए हैं। तो गैलीलियो ने फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। गैलीलियो ने पढ़ना शुरू किया और एट द एंड गैलीलियो ने
इस बात को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हीलियोसेंट्रिक जो थ्योरी है दैट इज राइट एंड जियोसेंट्रिक थ्योरी इज रॉन्ग। लेकिन उन्होंने खुल के इस बात को नहीं बोला, क्योंकि जो भी पॉप थे या जो चर्च के लोग थे, उन्होंने गैलीलियो से आके कहा कि आप कभी भी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट मत कीजिए, आपको हमारे साथ में ये एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो गैलीलियो ने चर्च के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं कभी भी ओपनली हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन गैलीलियो ने इनडायरेक्टली हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट किया। उन्होंने एक बुक लिखी जिसके अंदर दो कैरेक्टर थे, एक कैरेक्टर जियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था, एक कैरेक्टर हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था। और जो बुक थी उसमें जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट करने वाला लड़का था उसके डायलॉग्स बहुत ज्यादा कन्विंसिंग थे, और जो दूसरा जियोसेंट्रिक के फेवर में था डायलॉग जो थे वो काफी फुलिश डायलॉग्स थे। तो इससे जिसने भी बुक पढ़ी उसको बहुत क्लियरली पता चल गया कि गैलीलियो भी इन डायलॉग्स के हिसाब से ये बताना चाहते हैं कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी राइट है और जियोसेंट्रिक थ्योरी रॉन्ग है। लेकिन गैलीलियो ने कहा मैं न्यूट्रल हूं, मेरी बुक ऐसा कुछ भी नहीं कहती है। बट देन everybody concluded that from that book that heliocentric theory is right। तो चर्च को भी लगा कि गैलीलियो ने हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो ओपनली कभी भी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्होंने उसको गलत प्रूव कर दिया, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो उन्होंने फिर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप अपने घर में रहेंगे, आप ओपनली कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। जेल में अरेस्ट नहीं किया बट उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। बहुत सारी बुक्स है जो कहती हैं कि उनको टॉर्चर भी किया गया, लेकिन उसके साथ में ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं जो ऐसा कहे कि गैलीलियो को टॉर्चर किया गया था। बट हाँ, ये एविडेंसेस जरूर है कि गैलीलियो को हाउस अरेस्ट किया गया था ड्यू टू हिज सपोर्ट ऑफ हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। लेकिन धीरे धीरे सबको पता चलने लग गया बाद में कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ही राइट है। तो फिर चर्च के जो पॉप थे उन्होंने भी इस बात को इंक्लूड किया। पहले गैलीलियो की जितनी भी फाइंडिंग्स थी, उसकी जितनी भी रिसर्च थी, उनको पढ़ने पे पाबंदी लगा दी गई थी। फिर उस बैन को भी उन्होंने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से गैलीलियो के बारे में हम बहुत सारी स्टडीज है जो कर सकते हैं। न्यूटन के लॉ में जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो गैलीलियो की तरफ से आता है। उन्होंने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था। गैलीलियो ने कहा कि जो एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन, दैट इज फॉल्स। मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है। अगर हम फ्रिक्शन को रिमूव कर दें, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चला जाएगा। तो इसका मतलब एरिस्टोटल का स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, और उसी चीज को कहा जाता है एरिस्टोटल फैलेसी। और इसको फॉल्स प्रूव करने के लिए गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट क्या किए, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। वहीं अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो इसका मोशन डी एक्सेलरेटेड होता है, रिटार्डेड मोशन होता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से यहां पे ये एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर हम फ्रिक्शन को रिमूव कर दें, अगर फ्रिक्शन को रिमूव कर दें और उसके बाद में अगर हम यहां से किसी बॉल को नीचे गिराएं, तो जहां से जिस हाइट से हमने बॉल को नीचे गिराया है ये हाइट, उसी हाइट तक ये बॉल वापस जाएगी अगर हम यहां से फ्रिक्शन को रिमूव कर दें। और अगर ये जो हमने रैंप बनाया, इस रैंप को ऐसा सीधा ही कर दें और इस बॉल को यहां से गिराए, तो ये बॉल इन्फिनिटी तक जाती जाएगी जब तक कि इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोका ना जाए। ठीक है, तो गैलीलियो क्या कहते हैं कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, विस्कोसिटी नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, उस वाले केस में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोका ना जाए। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉन एज इनर्शिया। तो हम इनर्शिया को कैसे डिफाइन करेंगे? इनर्शिया हमारा डिफाइन होता है the property of an object by
of an object by virtue of which an object tends to be in its state of rest or motion, tends to be in its state of rest or motion until an external force is applied on it. जब तक कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। और ये जो प्रॉपर्टी है इसी को कहा जाता है इनर्शिया। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल की छुट्टियां चल रही है और आप सुबह 6 बजे ना उठ के अब सुबह 8 बजे उठते हैं, ठीक है। आपकी मम्मी भी आपको नहीं उठा रही है, तो जब तक आपकी छुट्टियां हैं तब तक आप सुबह 8 बजे तक रेस्ट में रहना चाहते हैं। आपकी टेंडेंसी है 8 बजे तक सोने की, रेस्ट करने की। तो जब तक आपकी मम्मी नहीं उठा रही है तब तक आप क्या है, रेस्ट में हैं और रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे आपकी मम्मी आपको सुबह 6 बजे उठाना शुरू कर देगी, तो आप 6 बजे तभी उठेंगे जब मम्मी उठाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो रेस्ट से मोशन में या रेस्ट की स्टेट से बाहर तभी आएगा जब एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो जब तक कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप खेल रहे हैं, यू आर इन द मोशन, आप तब तक खेलते रहेंगे जब तक कि मम्मी आपको डांट के वापस घर के अंदर ना बुला ले। तो जब तक आप पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तब तक आप खेलते ही जा रहे हैं। तो ये सेम चीज हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, उन पे भी अप्लाई होती है कि ऑब्जेक्ट्स की ये प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, वी कॉल इट इनर्शिया। अब ये इनर्शिया 3 तरीके का होता है। पहला है हमारे पास में इनर्शिया ऑफ रेस्ट। First we have the inertia of rest. The second we have inertia of motion. And the third one is inertia of direction. Inertia of direction. So these are the 3 types of inertia. आप यहाँ पे अगर simple language में बोलना चाहें तो you can write it the types of inertia. सबसे पहला है हमारे पास में inertia of rest. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या, वही कि मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा until unless an external force is applied on it. क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं और जब कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक जगह पे स्टेशन आया, वहां पे हमारी गाड़ी खड़ी है, अब खड़ी है, हम हमारी रेस्ट में है, एकदम से ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करी तो हमारी बॉडी रेस्ट में थी, हमारी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती थी, लेकिन क्योंकि कार आगे बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, हम पीछे की तरफ झुकते हैं। पीछे क्यों झुक रहे हैं, क्योंकि हम रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। तो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके अलावा कोई एक कारपेट है, उस कारपेट पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर हमने उस कारपेट को किसी लकड़ी से मारा तो लकड़ी से मारने पे क्या होगा, जो कारपेट है वो अगर यहां मैं लकड़ी से मार रही हूं तो ये पीछे की तरफ जाएगा। तो जब कारपेट पीछे होगा तो डस्ट पार्टिकल्स क्योंकि जिस पोजीशन पे थे वो वहीं रहना चाह रहे थे तो वो उस कारपेट से अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। तो दैट दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है, अगर कोई एक मैंगो ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे मैंगोज लगे हुए हैं, हम मैंगो ट्री को विग्रसली शेक करते हैं तो जो पके हुए मैंगो है वो नीचे गिर जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया, और यू कैन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और यू कैन से द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हो क्या रहा है, वहां पे जो पका हुआ आम है जो टहनी से लगा हुआ है, जैसे ही हमने उस ट्री को हिलाना शुरू किया तो वो ट्री का जो ब्रांच था वो आगे की तरफ गया, लेकिन जो मैंगो था वो वहीं रहना चाहता था तो वो उस ट्री की ब्रांच से डिटैच हो गया। तो दिस इज हाउ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट वर्क्स इन आवर डे टू डे लाइफ। देन देयर कम्स इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है,
अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं और एकदम से किसी ने ब्रेक लगा दिए, एकदम से ब्रेक लगाने पे हमारी बॉडी आगे की तरफ झुकती है। वो इसलिए झुकती है क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में थी और मोशन में ही रहना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि ब्रेक लगने से गाड़ी एकदम से रुक गई तो हमें, हमारी बॉडी कहां जाएगी, हमारी बॉडी आगे की तरफ जाएगी बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन, और यू कैन से द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और ट्रेन बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है और हम ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं, तो हमें एडवाइस किया जाता है कि जब तुम ट्रेन से नीचे उतरो तो अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो तुम क्या करो, जिधर ट्रेन जा रही है उधर की तरफ ही देखते हुए नीचे उतरो और थोड़ी देर उसके साथ उसी डायरेक्शन में चलो। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम ट्रेन के अंदर हैं तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या चाह रही है, मोशन में है, मोशन में ही रहना चाह रही है। लेकिन अब हम ट्रेन से अलग होके नीचे उतरना चाह रहे हैं। अगर हम ट्रेन से अलग होके एकदम से नीचे उतरेंगे, एकदम से प्लेटफॉर्म पे रुकेंगे, तो हमारे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो हमें एडवाइस किया जाता है कि तुम क्या करो, नीचे उतरो, तो जिधर ट्रेन जा रही है उधर की तरफ अपना मुंह रखो और नीचे उतर के थोड़ी देर जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में तुम चलते हुए जाओ, ताकि तुम्हारी जो बॉडी है वो धीरे धीरे उस चीज से बाहर आ जाए। तो दिस इज द inertia of motion. Then there comes inertia of direction. Inertia of direction को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम पहाड़ियों पे ट्रैवल करते हैं तो जैसे ही कोई टर्न आता है, तो फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड का टर्न आया, तो लेफ्ट हैंड साइड का टर्न आता है तो हमारी बॉडी राइट हैंड साइड की तरफ चली जाती है। तो जिधर की तरफ हमने टर्न किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी का मूवमेंट हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी यहां थी, वो यहीं रहना चाह रही है। लेकिन जैसे गाड़ी ने टर्न किया तो गाड़ी इधर हो गई, लेकिन हमारी बॉडी यहीं रहना चाह रही थी तो वो इधर की तरफ हुई। तो दिस इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और जो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है इसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट is in state of rest or motion, it tends to be in state of rest or motion until an external force is applied on it, तो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और इसी को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।